हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम प्रिपरेशन फार्मेसी क्वेश्चंस, जिनमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो कवर करेंगे, देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 56 टू 60 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम कवर करेंगे। तो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, एक्सप्लेनेशन पे ज़रूर ध्यान दिया करें, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एक्सप्लेनेशन से भी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपने आज की इस वीडियो का। क्या पूछा है आपसे कि नॉन डिस्पोजेबल ग्लास एपरेटस को स्टेरलाइज किया जा सकता है सारे ही मेथड से एक्सेप्ट कोई एक मेथड है जिससे इनको स्टेरलाइज नहीं किया जाता है नॉन डिस्पोजेबल ग्लास एपरेटस को। देखिए क्या होते हैं नॉन डिस्पोजेबल ग्लास एपरेटस, तो आपने अपनी लेबोरेटरी में देखे होंगे बहुत सारे बीकर्स होते हैं, बहुत सारे आपके और भी बहुत सारे एपरेटस होते हैं, जैसे इस तरह की टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, पिपेट्स होती हैं। ये सारे नॉन डिस्पोजेबल होते हैं, इनको यूज़ के बाद थ्रो नहीं किया जाता है, फेंका नहीं जाता है। तो इसीलिए क्या है कि इनको बार बार इस्तेमाल किया जाता है, तो इनको स्टेरलाइज्ड भी किया जाता है। किस किस तरीकों से, देखिए हम पहले आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, बॉइलिंग इन वाटर फॉर 30 मिनट्स। इस तरह से इसको स्टेरलाइज नहीं किया जाता है। बाकी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं हॉट एयर अवन, इस तरह का होता है। देखिए हॉट एयर अवन जिसकी मदद से इन तरह के एपरेटस को स्टेरलाइज किया जाता है अगर इंडस्ट्री लेवल पे प्रोसेस की जा रही है तो। और क्या है दूसरा, देखिए ये है इंफ्रारेड कन्वर्टर ओवन, तो इसमें इंफ्रारेड की मदद से स्टेरलाइजेशन अचीव होती है इन तरह के ग्लास एपरेटस की। और क्या है, देखिए तीसरा आप देख रहे हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन गैस ओवन, तो इसमें भी स्टेरलाइजेशन अचीव की जाती है हमारे ग्लास एपरेटस की। बट बॉइलिंग वाटर में बॉयल नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर देखिए वाटर में बॉयल करके अगर इस तरह के ग्लास एपरेटस को स्टेरलाइज किया गया तो इनमें क्रैकिंग के चांस होते हैं। जैसे कि नॉर्मली भी आप जब अपने घर में कोई वाटर बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर ग्लास की लिड कभी नहीं लगाते, कभी उसको ग्लास के ढक्कन से कवर नहीं करते हैं, क्योंकि ग्लास जो है वो चटक जाता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है, इसी फेनोमेना को कहा जाता है थर्मल शॉक, जिसकी वजह से ग्लास टूट जाता है। तो एक्सेप्ट इस मेथड से हम नहीं करते हैं स्टेरलाइजेशन, बाकी सारे ही मेथड से स्टेरलाइज किए जाते हैं नॉन डिस्पोजेबल ग्लास एपरेटस। 57 में आपसे एग्जाम्पल पूछा है एक एंटी एंजाइटी ड्रग का, कौन सी इसमें से एक एंटी एंजाइटी ड्रग है। इमिप्रामिन, क्लोरप्रोमाजिन, थायोपेंटोन या डायज़ेपाम। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, डायज़ेपाम है एक तरह की एंटी एंजाइटी ड्रग जिसको यूज़ किया जाता है एंजाइटी डिसऑर्डर में। जब किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से वो डरने लगता है या एंशियस हो जाता है, तो इस तरह की कंडीशन को कहा जाता है एंजाइटी। और जब ये बहुत ज़्यादा लेवल पे होने लगता है तो फिर मेडिकेशन की हेल्प ली जाती है। इस मेडिकेशन में दी जाती है उनको डायज़ेपाम। और क्या होती है कि शराब वगैरह छुड़वाने के लिए यानी अल्कोहल विड्रॉल में भी इस तरह की डायज़ेपाम ड्रग का यूज़ किया जाता है। सीजर्स, यानी अगर इस तरह की सीजर्स जैसी कंडीशन हो रही है, झटके लग रहे हैं पर्सन को, ट्रिमर्स वगैरह हो रहे हैं, उन कंडीशन में भी दी जाती है डायज़ेपाम। मसल स्पाज्म मतलब देखिए जो हमारी मांसपेशियों में अकड़ आ जाती है, ये किसी भी वजह से हो सकती है। अचानक से चलते चलते भी मसल स्पाज्म हो जाता है, या अगर किसी गलत पोस्चर में बैठ गए हैं या लेट गए हैं उस वजह से भी मसल स्पाज्म देखा जाता है। तो इन सारी कंडीशन में भी दी जाती है डायज़ेपाम। या सिडेशन बिफोर मेडिकल प्रोसीजर, तो मेडिकल अगर ऑपरेशन करना है किसी पर्सन का, मेडिकल प्रोसीजर में उसको ले जाना है, उसका क्या करना है आपको, उसकी सर्जरी करनी है, तो थोड़ा सा पर्सन को सिडेशन हो जाए, उसका अनकॉन्शियस स्टेट में वो पहुंच जाए, उस लिए भी यूज़ की जाती है इस तरह की ड्रग डायज़ेपाम। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे पूछा, देखिए आउंस बाय वॉल्यूम इक्वल टू कितना। इस तरह के कन्वर्जन यूनिट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स में। इक्वल टू 60 ml, 90 ml, 15 ml या 30 ml। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 30 ml होता है 1 फ्लूइड आउंस, अप्रॉक्सीमेटली 30 ml को काउंट किया जाता है। अब देखिए यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, हमें आपको एक और चीज़ दिखानी थी, टेबल स्पून एंड टी स्पून। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसमें। टेबल स्पून जो है देखिए उसको डिनोट किया जाता है 1 टेबल स्पून को TBSP से, और जो टी स्पून होता है स्मॉल होता है, यहाँ पर आपको साफ साफ मेंशन किया है 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 3
टीस्पून, देख रहे हैं टीस्पून, इसका साइज आप देख रहे हैं, और ये है आपकी टेबल स्पून। तो 3 टीस्पून मिलके बनाती है, जब ये 3 टीस्पून आपस में मिल जाएंगी तो बनाती है ये 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून होती है 5 ml के बराबर, तो 1 टेबल स्पून होती है 15 ml के बराबर। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है, वो टेबल स्पून और टीस्पून को सेम समझते हैं। तो ये आपको याद रखना है, टीस्पून स्मॉल होती है, टेबल स्पून बड़ी होती है। टीस्पून का क्वांटिटी होती है 5 ml, टेबल स्पून की क्वांटिटी होती है 15 ml। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा है कि इनमें से सारे ही जो हैं वो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किए जाते हैं, सारे ही एजेंट्स। आई ड्रॉप्स में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं, बस इसमें से एक है जो कि नहीं यूज़ किया जाता है। कौन सा है वो? बेंजालकोनियम, क्लोरोक्रिसॉल, थायोमर्साल या ऑर्थोटोलिन। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, ऑर्थोटोलिन नहीं है एक तरह का प्रिजर्वेटिव आई ड्रॉप्स का। बाकी ये सारे ही जो है ये प्रिजर्वेटिव हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं आई ड्रॉप्स में। ऑर्थोटोलिन जो है देखिए इनको यूज़ किया जाता है हेयर डाई वगैरह बनाने में, पेस्ट किलर में, रबर इंडस्ट्रीज में, और कुछ लेबोरेटरी प्रोसेस जो होती है उनके दौरान इसको यूज़ किया जाता है ऑर्थोटोलिन को। बट बाकी इसको आई ड्रॉप्स में नहीं यूज़ किया जाता। सबसे ज़्यादा जो प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है आई ड्रॉप्स बनाने में, सबसे बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट है जिसमें, तो वो है देखिए बेंजालकोनियम। यहाँ पर आपको यही बताया गया है, देखिए बेंजालकोनियम क्लोराइड, BaK से इसको डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 को बहुत ही ध्यान से आपको सुना है। देखिए पूछा है आपसे इनमें से कौन सा एक तरह का फैक्टर नहीं है, नॉट, जो कि अफेक्ट करता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। तो देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थ्रू GIT थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं उस पर। कौन सा फैक्टर नहीं है? देखिए गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, pH ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग। आंसर है बच्चों इसको ऑप्शन डी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग किसी तरह का इफेक्ट नहीं डालता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे, जो कि होता है उसका जब वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से पास हो रहा होता है। बाकी सारी ही फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन को। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी के बारे में अच्छे से अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ हम समझते हैं देखिए pH ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड कैसे अफेक्ट करती है। सुना होगा आपने कि देखिए आपने पढ़ा होगा या अपने जो चैप्टर्स हैं उनमें कि अगर ड्रग इंटेस्टाइन में जाके अच्छे से डिसॉल्व हो, अच्छे से एब्जॉर्ब हो, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है जैसे कि सबको पता होगा। तो इसीलिए जो ड्रग एसिड में डिग्रेड हो जाती है तो उनको एंटेरिक कोटेड बनाया जाता है ताकि एसिडिक इन्वायरमेंट जो है स्टमक का उसमें वो इंटैक्ट रहे, और जब वो इंटेस्टाइन में जाए उसी के बाद वो डिसॉल्व होना शुरू करे, उसी के बाद वो एब्जॉर्ब होना शुरू करे हमारी बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से तो देखिए pH अफेक्ट करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी के बारे में। देखिए देखते हैं क्या होती है गैस्ट्रिक मोटिलिटी और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट। तो सबसे पहले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट के बारे में अगर बात करें तो ये क्या होता है, देखिए मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ द डिलीवरी ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू डिओडेनम। अब देखिए जो भी हमारा प्रोसेस होती है हमारे डाइजेशन की, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाता है, और स्टमक के बाद अगर हमारा हेल्दी गैस्ट्रिक फंक्शन, अगर सब कुछ हेल्दी है तो स्टमक के बाद ये चला जाता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो जाती है इसकी, स्टमक को खाली करके फूड चला जाता है कहाँ, डिओडेनम में, अपने फर्दर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए। बट क्या होता है देखिए जब इस तरह की कोई अब नॉर्मल कंडीशन होती है, गैस्ट्रोपेरेसिस होता है, तो इसमें क्या होता है कि डिलीट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है। ये जो स्पिंटर होता है, ये स्पिंचर ये क्लोज हो जाता है, ये जो कंटेंट है स्टमक से डिओडेनम में नहीं जा पाता है, और जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसके लिए फिर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से इसी को कहा जाता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट, कितनी जल्दी खाना स्टमक से होके चला जाता है डिओडेनम में। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, GI मोटिलिटी की बात करें तो ये प्रोसेस होती है, ये पूरी ही प्रोसेस जब हमारे खाना खाने से लेके हमारा फूड जो है वो ट्रैवल किया है, देखिए थ्रोट, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड अल्टीमेटली हमारी बॉडी के आउट ऑफ द बॉडी हमारा थ्रो कर दिया जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं। तो ये पूरी ही ट्रैक जो है इसको कहा जाता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी, हम फूड का ट्रैवल करना माउथ से लेके हमारे अल्टीमेटली एनस तक। तो ये दोनों फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। तो आपको बस जनरली समझाना था क्या होती है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट एंड GI मोटिलिटी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी सवाल है अगर आपके मन में तो नीचे देखे कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।